हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ईरान अमेरिका के दरमियान आखिरकार स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात का एलामिया सामने आ गया। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज का रोड मैप मंजूर। तकनीकी मुज़ाकरात शुरू। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सालिस के तौर पर मौजूद। JD वैंस की हुकूमत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफें। दूसरी तरफ ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ बयान दे दिया। ईरानी मीडिया का ट्रंप के बयानात पर शदीद रद्द अमल भी सामने आया है। स्विट्जरलैंड में जारी मुज़ाकरात में क्या कुछ होता रहा है, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इस पर बात करने के लिए वाशिंगटन DC से हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल। इसके अलावा एक दिहाई में बरतानिया के 6 वजीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गए। आखिर वजह क्या है जो बरतानिया के वजीर आज़म इस्तीफ़ा देकर चले जाते हैं? बरतानिया के मौजूदा वजीर आज़म कियर स्टारमर ने भी इस्तीफ़ा दिया। आखिर क्यों इस्तीफ़ा दिया, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा टेलीकॉम बिल हुकूमत के लिए बड़ा सियासी और आईनी स्कैंडल बन गया है। एहतजाज सामने आने पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने 11 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। जिन्होंने बिल बनाया वही मेंबर भी बन बैठे हैं। बिल पर पीपल्स पार्टी में बड़ी टूट फूट भी देखी गई। सेनेटर शहरी रहमान और सेनेटर पलवशा खान आमने सामने आ गईं। पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से ही बिल पास करवाया था, ये कहना था वफाकी वजीर IT शहजाद फातिमा साहिबा का। बिलावल भुट्टो को कॉल करके कैसे बिल रुकवाया गया, सेनेटर पलवशा खान हकाइक सामने ले आई। इस अहम कौमी इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका के हवाले से जो MOU साइन हुआ है उस पर, और वाशिंगटन DC से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, आप शुक्रिया जी। अनवर साहब, आखिरकार जो है वो एलामिया भी सामने आ गया है इस MOU का। कैसा देख रहे हैं आप? 60 रोज का जो है एक रोड मैप है जिसको मंजूर किया गया है, जिस पर तमाम पार्टीज ने अग्री किया है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बहुत अहम बयान है और एक ऐसे वक्त इशू हुआ जब लग रहा था जैसे मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और ईरानी जो है वो बगैर किसी कोई तय किए हुए, कुछ तय किए बगैर ही वापस जा रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर ऐलान हुआ कि नहीं है, कतर और पाकिस्तान मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे और फिर एलामिया जारी हुआ। और न सिर्फ एलामिया जारी हुआ बल्कि वो एलामिया जो था वो एक रोड मैप था कि आगे बातचीत कैसे होगी। उससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि ईरान और अमेरिका दोनों कमिटेड हैं इस बात पर कि मामले को बातचीत के जरिए ही हल होना चाहिए। और जंग जो है अगर दोबारा भी शुरू की गई तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ना ईरान उसको जीत सकता है, ना अमेरिका जीत सकता है। तो उसमें देखें, लेकिन जिस तरीके से जो रोड मैप है उसमें एक और बात का इतराफ नजर आता है कि दोनों फरीक ये समझते हैं कि मसाइल जो है इतने आसान नहीं है, बहुत गहरे, बहुत गंभीर और मुश्किल हैं और उन पे एक पूरा अमल है बातचीत का और इंगेजमेंट का। वो उसी सूरत में हल होगा अगर हर चीज पे सैर हासिल बहस की जाए, बातचीत हो। और इसीलिए आप देखें, होता ये कि हमारे यहाँ सहाफत में जब तकनीकी कमेटी बनती है तो हम उसको अहमियत नहीं देते क्योंकि तकनीकी कमेटियों की मीटिंग से खबर नहीं बनती। हालांकि सबसे अहम मीटिंग जो है तकनीकी कमेटियों की होती है कि जो नीटी ग्रिटी है वही तय करते हैं कि अगर ये बॉर्डर किसी मुल्क के दरमियान है और उसमें एक जंग हुई है, कोई इधर से उधर या उधर से उधर चला गया है, तो उसमें किसकी चौकी कहाँ होगी, किसकी पोजीशन क्या होगी, वो तकनीकी कमेटी तय करती है। अगर नुकसानात हुए हैं जंग में, बमबारी में, इसमें, तो वो तकनीकी कमेटी तय करती है कि इसको कहाँ नुकसान हुआ, तो कैसे उसे निपटा जाए। इसी तरह न्यूक्लियर इशू है, न्यूक्लियर इशू खाली टेक्निकल इशू है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, उनको कैसे अश्योर किया जाएगा। IAEA जो बैनुल-अक़वामी एटमी एनर्जी है का क्या रोल होगा, ईरान के पास क्या कराते में, अमेरिका किस हद तक उसमें इन्वॉल्व होगा, वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ तकनीकी कमेटियों का बनना, फिर वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए कमेटी का बनना, डी कॉन्फ्लिक्ट जो कमेटी है उसका बनना, ये सारे बहुत अहम डेवलपमेंट हैं और जो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में कम से कम बहुत पॉजिटिव है। ये बताइएगा अनवर साहब, अभी 2 दिन पहले तो हम बात कर रहे थे कि ये स्विट्जरलैंड में कोई भी वफ्द जो है वो नहीं जाएगा और उसकी
डिफरेंट वजूहात जो है वो सामने आ रही थी कि शायद ईरानी ऑफिशियल्स जो हैं वो अपनी आवाम को ये विजुअल्स नहीं दिखाना चाहते, उनके लिए जो है मुश्किल हो जाएगा, खासतौर पर वहां जो हार्डलाइनर्स है उनकी वजह से, या फिर शायद ट्रम्प जो है वो नहीं चाहते कि जेडी वैंस जो है वो इतना बड़ा एक हिस्टोरिक मोमेंट जो है उस पर जेडी वैंस लाइमलाइट ले जाए, वो साइन करें, शायद ये वजह हो सकती है, जो भी वजह हो। लेकिन हम ये जरूर बात कर रहे थे कि ये नहीं अब जो है वक्त जाएगा। सो व्हाट चेंज्ड कि ये अब हम देख रहे हैं फाइनली कि हो रहा है। रियलाइजेशन दोनों तरफ के कोई फायदा नहीं है मजीद जंग का, मजीद उलझे रहने का इस मसले को। सदर ट्रम्प के बारे में एक बात कही जाती है कि वो वन ट्रैक माइंड आदमी, जो फैसला कर लेते हैं तो उस पर अमल करते हैं। और हमने पहले भी इस पर बात की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मई के आगाज में एक रिपोर्ट की थी कि सदर ट्रम्प अपने करीबी हलकों में ये कहते सुने गए हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म ने उनको बेवकूफ बनाया, उनको यकीन ये दिलाया गया था कि जो जंग ही नहीं होगी। ईरानी अवाम अपनी हुकूमत से इतने, मुझे याद है, यानी उसको छोड़ दे, अमेरिका में लेवल जो गुफ्तगू थी उसका अंदाजा भी इससे लगाएं कि मेरे जो अमेरिकी दोस्त मुझसे बहस करते थे कि ईरानी कौम ईसाई होने के लिए तैयार बैठी है, जरा सी पुश की जरूरत है, पूरा ईरान ईसाई हो जाएगा। तो इस हद तक यहाँ एक प्रोपेगेंडा था। लगता यह था कि बस अब ईरान अब गया कि तब गया। तो उसमें सदर ट्रम्प को ये यकीन दिलाया गया था कि आप जाएंगे, जंग क्या होगी, बस एक खामखा की कार्रवाई होगी और आपके सर पे सिरा बंध जाएगा। वो नहीं हुआ, तो उनका बहुत गुस्सा है उनमें, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उभर के सामने आया और उन्होंने इसराइल को इग्नोर करके एक बहुत बड़ा फैसला किया है और उस पर अब तक डटे हुए हैं। सही जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया लाइव वहाँ से वाशिंगटन से। आपने जो भी बात की है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को शायद कि आप तो चीज़ें ऑब्वियस हो गई, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी भी थी कि 12 फरवरी की जो मीटिंग हुई थी, जो उन्होंने वहाँ पे की थी ओवल ऑफिस में, और ब्रीफिंग की गई थी जिसमें जानबूझ के जेडी वैंस को आउट रखा गया था कि वो उस दिन वहाँ वाशिंगटन नहीं होने चाहिए थे। ही वॉज आउट ऑफ यूएसए, मेरा ख्याल बहर मरून में दौरा कर रहे थे, क्योंकि वो इन चीज़ों के खिलाफ थे। तो आप समझते हैं कि जो ट्रम्प साहब को वो पिक्चर दी गई थी उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं है। वो तो 3-4 दिनों की बात कह रहे हैं, जैसे आप भी बता रहे। बाद में हिलरी क्लिंटन साहब ने भी कहा जनाब कि ये जो मनसूबा है तो हर दफ़ा नेतन्याहू साहब 90s से लेके ऑनवर्ड जब वज़ीर आज़म रहे हैं वो लेकर आते रहे, हमने नहीं अप्रूव किया। सो ये रियलाइजेशन है वहाँ पे ट्रम्प साहब के कैंप में कि उनको सही है, गोली दी गई है और उनसे सही है क्लासरा साहब। लेकिन आपने ये भी खबर पड़ी हुई कि ये कहा जाता है कि नेतन्याहू साहब को बड़ा इंतजार था कि ट्रम्प सदर बने, क्योंकि वो समझते थे कि उनसे ज्यादा प्रो इजरायली सदर पहले कभी नहीं आया। अगर वो आ गए, जीत गए इलेक्शन दोबारा, तो वो फिर अपने उस पर अमल का, उनका जो उनकी स्ट्रेटेजी है, उनका जो मनसूबा है, उस पर वो अमल कर सकेंगे। और आते ही उन्होंने पेश किया, और जैसा कि आपने खुद अभी निशानदेही फरमाई के उन्होंने ऐसे मौके पे उनसे मीटिंग की जब जो जेडी वैंस से वो बाहर थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो तस्वीर का दूसरा रुख भी सामने रखेंगे। उनके सामने दूसरा रुख रखा ही नहीं गया। हालांकि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा था कि इस तरह हुकूमत की तब्दीली मुमकिन नहीं है, उसके बावजूद उनको कहा गया कि कुछ चीज ही नहीं है, जंग ही नहीं है, ये तो आप जाएंगे और हो जाएगा। तो अब वो उसका उनको बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है उनकी। अच्छा सर, बैक टू ये जनीवा अगर हम जाएं तो जनीवा में हमने जो फुटेज आया वहाँ से मीडिया भी मौजूद था। आप इस तरह की जो मीटिंग्स होती है मोस्टली हम देखते हैं क्लोज डोर होती हैं, वहाँ पे कैमरे अलाउड नहीं किए जाते कि आपके फेस ये एक्सप्रेशन क्या है, आप गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं नहीं मिला रहे। इसको आप कैसे देखते हैं बीइंग ए मीडिया पर्सन कि वहाँ पे पूरे के पूरे कैमरे मौजूद हैं, हर एक ये लीडर पे फोकस भी किया हुआ है, जेडी वैंस साहब पे भी कैमरा है, हमारे ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पे भी है, फील्ड मार्शल साहब पे भी है, उधर से ईरानियंस आ रहे हैं उन पे भी कैमरा है, फॉरेन मिनिस्टर वो वापस जा रहे हैं, एम्बैरेसमेंट है, टेंशन है। एक लगता नहीं हॉलीवुड का सम टाइम एक फिल्म का सीन कि लोग आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं नहीं मिला रहे, नाराज होकर जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि मीडिया को अलाउ करना, वहां से ये पिक्चर आना, वाज इट प्लान्ड के ऐसे होगा, या मतलब मुझे समझ नहीं है कि वहां पे मीडिया का मौजूद होना इतनी बड़ी, इसमें मीडिया से मुराद है कैमरों का मौजूद होना सर, और बाद में रिलीज होना सारा। सही बात की है, बिल्कुल सही बात की है। मैं ये समझता हूं कि जब जंग खत्म हुई, जंगबंदी हुई, उसके बाद से ये जो जंग है, बल्कि उस जंग के दौरान भी ये मीडिया की जंग ज्यादा बन चुकी थी बनिस्बत मैदानी जंग में जंग के, क्योंकि यहाँ ये अंदाजा हो गया था फरीक को, दोनों फरीकों को, खासतौर पर अमेरिका इसराइल को, जंग के इब्तदाई दिनों में ही कि जंग जीती नहीं जा सकती, सिर्फ मीडिया में जीती जा सकती है।
तो अभी क्या हुआ, ये सारा कुछ जो दिखाया गया एक फजा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। देखें, ईरान में भी मुखालफत हुई है MOU की, ईरान में भी इस बात की मुखालफत हो रही है कि अमेरिका से ताल्लुकात के नॉर्मलाइज किए जा रहे हैं, और अमेरिका में भी मुखालफत हो रही है। उस मुखालफत को डील करने का तरीका यही है कि मीडिया को इस तरह इन्वॉल्व किया जाए और इतनी ज्यादा इस चीज पे बातचीत हो, गुफ्तगू हो हर पहलू से कि जो कौम जो है डिसेंसिटाइज हो जाए, और उसके लिए कोई अचूबे की बात ना रहे, कोई अचानक अजूबा ना रहे, और वो पहले से तैयार हो जाए कि हाँ जी समझौता होना, और उसमें कुछ चीजें अमेरिका गिव अप करेगा, कुछ चीज ईरान गिव अप करेगा, और उसके बाद समझौता हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मीडिया वॉर है वो अब ज्यादा अहम हो गई है एक्चुअल वॉर से। अनवर भाई, मेरा ये पॉइंट था कि वहां पे मीडिया से मुराद है कैमरों का मौजूद होना। अब साफ ज़ाहिर कोई ऑफिशियल्स कैमरे थे, मीडिया के थे, जिसके भी थे, उनको उन्होंने बैठ के इसकी वो देखी तो होंगी ना कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, क्या रिजल्ट हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जो हम उसके बाद देख रहे हैं फुटेज जो आया है वहाँ से कि JD वैंस भी खड़े हुए हैं, वहाँ से ईरानियन ये फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, वो उनको देख के वापस चले गए हैं। उनको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये कोशिश भी की कि शायद इनकी मुलाकात हो जाए, हेलो आया हो जाए, वो नहीं करते। फिर आर्मी चीफ को उन्होंने ये किसका फैसला होगा आपका ख्याल है कि ये कैमरे होने चाहिए और ये चीजें दुनिया भर को पता चलनी चाहिए? अमेरिकन, ईरानियन, दे आर इन द अंडर द सेम रूफ। ईरान को होगा जी सर, सबसे ज्यादा सबका फैसला होगा, सबसे ज्यादा अमेरिका और ईरान का होगा। इस बात को उन्होंने पहले, यानी इस तरह के फैसले अचानक नहीं हो जाते कि मीडिया को इतना एक्सेस देना है। पहले गुफ्तगू होगी, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उसमें गौर किया गया होगा, ये सोचा गया होगा कि जो जिस तरह मीडिया को टोटली बाहर रखा उसका फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, और मेरे ख्याल है रियलाइजेशन हुई कि उसका नुकसान हुआ है, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि मीडिया को इन्वॉल्व किया जाए जहनों को तैयार करने के लिए। अच्छा, आपने भी बात की कि ईरानियंस भी अगेंस्ट थे, कुछ एलिमेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के आप MOU ना साइन करें, अमेरिकन भी थे, आप भी पढ़ते हैं, हम भी फॉलो करते रहते हैं दुनिया भर की हिस्ट्री, तारीख। तो ये मतलब गुड कप बैड कप चलता है हर मुल्क में कि आप अपने मुल्क के अंदर भी होते हैं, एक दबाव को इस्तेमाल करते हैं, वही नेगोशिएटिंग विद द एनिमी कि ये देखें जी हम आपसे मुज़ाकरात तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे घर में देखें 6 बंदे हैं तो 4 खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप हमें क्या फेवर देंगे ताकि हम उनका मुंह बंद कर सकें। सेम अमेरिका, इस तरह की चीज डिप्लोमेसी में आपको नजर आ रही है इनके ईरानियंस और इनकी तरफ से? अमेरिकन के JD वैंस कह रहे होंगे कि ट्रंप साहब नहीं मानते, नाराज हो जाते हैं, जो बयान भी दिए। इधर से ईरानियंस कहते होंगे हमारी वो नहीं मानते, पासदार इनकलाब नहीं मानते। सो कि बोथ आर यूजिंग इट एज ए लेवरेज, एज ए बार्गेनिंग चिप, ये जो दबाव है दोनों मुल्कों में। देखिए, ये बात तो आपकी दुरुस्त हो सकती है कि गुड कॉप और बैड कॉप भी खेला जा रहा हो, क्योंकि जाहिर है एक से ज्यादा हिकमत अमली होती है, बैक वक्त काम कर रही होती है, लेकिन ये भी हकीकत है कि JD वैंस जो है जंग के मुखालिफ शुरू से और आज तक है। सिर्फ गुड कॉप और बैड कॉप नहीं है, यानी है गुड कॉप, उसको मैं रूल आउट नहीं करा, गुड कॉप बैड कॉप का भी इशू है, लेकिन सिर्फ वो नहीं है, बल्कि JD वैंस सचमुच इस बात को समझते हैं कि अमेरिका ने इस तरह इन्वॉल्व हो के गलती की है, और अमेरिका को इसराइल की जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। अमेरिका इसराइल की मदद करे, इमदाद देता रहे, लेकिन अमेरिका जो है वो इस तरह यानी अमेरिका इसराइल की जंग नहीं लड़ सकता। ये JD वैंस का ईमान है। ये बताएं अनवर साहब के अब मैं देख रही थी कि ट्रंप का फिर जो है वो बयान आया है, ईरान के खिलाफ बड़ा बयान दिया है, फिर ईरानी मीडिया ने भी जो है उस पर बड़ी तनकीद जो है वो की है। तो कितना मैं कहूँगी एक नाजुक डोर से जो है वो जुड़ा है ये सारा मामला जो इस वक्त तय हुआ है, जिस पर ज़ाहिर है सब खुश हैं, हम भी खुश हैं कि ज़ाहिर एक अमन की तरफ जो है वो मामला जा रहे हैं, लेकिन कितना नाजुक है ये इस वक्त, और क्या इस नज़ाकत को हम टेस्ट कर सकते हैं कि लबनान में जो है वो क्या सिचुएशन रहेगी अगले कुछ दिनों में? बिल्कुल, आपने बहुत दुरुस्त मसले की निशानदेही की है। यानी वैसे तो पूरा प्रोसेस नाजुक है, सारे मसाइल इतने गंभीर हैं, इतने उलझे हुए हैं, न्यूक्लियर इशू हो के हुर्मुज हो, सारा कुछ बहुत ही मुश्किल है। ये मिडिल ईस्ट में एडजस्टमेंट होगी, गल्फ कंट्रीज की जो एडजस्टमेंट होगी, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन उससे बढ़ के जो सबसे नाजुक मसला, सबसे अहम मसला है वो जनूबी लेबनान का है। और जनूबी लेबनान का मसला ऐसा है जो पूरे टॉक को, पूरे प्रोसेस को डिरेल कर सकता है। आप अभी ग्राउंड रियलिटी वहाँ क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि यानी आप कहने को तो कह दें ईरान की फतह हो गई, लेकिन वहाँ किसी की फतह नहीं है। अगर
किसी को अगर अपर हैंड हासिल है तो इसराइल को हासिल है कि इसराइल ने जनूबी लबनान पे प्रैक्टिकली कब्जा कर लिया है और उसकी फौजियां वहां बैठी हैं और वो साफ कह रहे हैं कि जब तक वो ये समझेंगे कि उनके अहदाफ हासिल नहीं हुए वहां बैठे रहेंगे, और अगर वो बैठे रहते हैं तो फिर ये सारी टॉक भी बेमानी हो सकती है। तो सबसे अहम मसला जो है वो जनूबी लबनान का है। जी बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया वाशिंगटन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे ईरान अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से बड़ी पेशरफ्त तो हुई है और 60 डेज का एक रोड मैप भी जो है वो मंजूर कर लिया गया है, एक एलामिया भी जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन बड़ा नाजुक ये पूरा प्रोसेस है। खासतौर पर टेस्टिंग का मरहला ये होगा कि लबनान में जो है वो क्या सिचुएशन रहती है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो ईरान की तरफ से देखी गई है कि लबनान में जो भी कार्रवाइयां हैं इजराइल की वो फौरी तौर पर रुक जाएं। तो अगर वहां से जो है वो अमन रहता है तो फिर तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका कोई फ्यूचर नजर आता है इस पूरे प्रोसेस का, लेकिन शायद अगर वहां से इजराइल अपनी कार्रवाइयां नहीं रोकता तो ये डीरेल भी होने का खदशा हो सकता है। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जो है हम बात करेंगे टेलीकॉम बिल, एक मुतनाज़े बिल के हवाले से, और अब उस बिल पर जो है वो जब शोर मचा और बड़ी तनकीद हुई तो वजीर आजम ने 3 दिन में एक कमेटी बनाई है, 11 रुकनी कमेटी, और उस कमेटी को कहा है कि 3 दिन में जो मुतनाज़ा शिके हैं उसका जायजा लेकर रिपोर्ट पेश की जाए। ये बिल की मुतनाज़ा शिके हम आपके सामने लेकर आए थे और हमने ही जो है वो ये इन शिकों की जो भी मुतनाज़ा नौयत थी उसको हमने जो है वो ब्रेक किया था कि किस तरह लोगों के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसके लिए ये बहुत बड़ा खदशा है अगर टेलकोज अपनी मर्जी से उनको इख्तियारात दिए जाए कि वो वहां पर टावर्स लगा लें या दूसरे जो भी इंस्टॉलेशंस उन्होंने करनी है वो कर लें। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन और ब्रेक के बाद पलवशा खान हमारे साथ मौजूद होंगी। उन्होंने ही जो है वो उसको पॉइंट आउट किया था सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, उनसे मजीद डिटेल्स जानेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। टेलीकॉम के मुतनाज़ा बिल के हवाले से जो है बात कर लेते हैं और उसका फॉलो अप जारी है। जो हम आपके सामने खबर लेकर आए थे कि किस तरह से जो है उसकी कुछ मुतनाज़ शिकें हैं जो कि लोगों के हुकूक हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसके ख़िलाफ़ किस तरह से जाती हैं। और इसको सेनेट की कमेटी में जो है वो सेनेटर पलवशा खान और इसके अलावा 2 और मेंबर हैं, उन्होंने इसको सामने लेकर आए और फिर उसके बाद हमने देखा कि इसको रोक दिया गया। पलवशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से मज़ीद डिटेल्स जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम पलवशा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। जी पलवशा, आपने जिस तरह से जो है इस मामले को आप सामने लेकर आई और इसको जो है वो पॉइंट आउट किया, उसके बाद हमने देखा कि अब सेनेट की कमेटी को तो टाइम मिल गया है इसको रिव्यू करने का, लेकिन वजीर आजम ने भी एक कमेटी बना दी है और वो एक 11 रुकनी कमेटी है। आप सेटिस्फाइड हैं ऐसी कमेटी से जिसमें ऑपोजिशन का एक भी मेंबर शामिल नहीं है और वही वज़रा शामिल हैं जिन्होंने इस बिल को ड्राफ्ट भी किया, वेट किया, पास किया, आगे बढ़ाया? क्या कहेंगी, सेटिस्फाइड है इस कमेटी से? ये मेरी सेटिस्फेक्शन से इसको कोई खास फर्क मामले को पड़ता नहीं है। अगर मैं सेटिस्फाइड होती तो ये बिल उस दिन पास हो गया होता, लेकिन ये कमेटी बहरहाल ये हुकूमत का इनिशिएटिव है। अब वो कुछ जो लाएंगे हमारे सामने अपनी डेलिब्रेशंस के बाद, उससे हम सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं, सवाल तो ये है। लेकिन बहरहाल बेहतर होता अगर इस मामले को ज़रा आराम से देख लिया जाता, इसमें 3 दिन की जल्दी ना की जाती, चूंकि मामला अब इस हद तक मुतनाज़ा हो गया है कि पूरा देखिए मुल्क में एक बेचैनी फैली हुई है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न। इसको जो है एक्सपर्ट व्यूज और एनालिसिस और इसको रिव्यू की जरूरत है, और वो भी बहुत से एक्सपर्ट्स की। इसको आईटी एक्सपर्ट्स को हमें इससे मशवरा लेना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस देखनी चाहिए, और जो जिस हद तक ये बिल जो अचीव करना चाह रहा है ये वहीं तक रहना चाहिए था। मेरे अपने ख्याल में अगर इस बिल को ये कमेटी जो है शायद ये भी मशवरा दे दे कि इसको वापस ले लिया जाए तो बेहतर है, और फिर इसको एक बड़े सबको सेटिस्फाई करते हुए एक बड़ी डिबेट के बाद इस बिल को कोई ऐसी शक्ल दी जाए। इस शक्ल में अभी इस हद तक मुतनाज़े है कि अब इससे जो लोगों में बेचैनी है और फसाद फैलेगा, इसका खतरा है।
मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ पलवशा आपकी सेटिस्फैक्शन के हवाले से, क्योंकि आपने जो है वो इसको पॉइंट आउट किया, इसकी जो मुतनाज़ शिकें थी, हम जानते हैं कौमी असेंबली से तो पास हो गया था, सेनेट से भी हो जाता तो लेकिन इसको जो है वो रोका गया और अब जो है ये कमेटी इसको रिव्यू करेगी और फिर वज़ीर आज़म ने भी कमेटी बनाई। तो आप ने क्योंकि ये मुतनाज़ शिकें उठाई, आपके ख्याल में आपको भी अप्रोच किया गया कि आप इस कमेटी का हिस्सा बने, आप आएं, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप दें, क्योंकि हमारी खबर के मुताबिक आपको शायद किया गया और आपने रिफ्यूज कर दिया? किसी के अपने स्टाफ के थ्रू पता चला कि मुझे एक स्पेशल इनविटेशन आया था कल रात को। तो अच्छा। मुझे ऐसे लगा कि जो मेरी एक न्यूट्रल पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि जब ये कमेटी जो है वो भेजेगी हमें अपनी सिफारिशात तो और उस बिल में जो भी अमेंडमेंट्स हैं उसको मैंने एज चेयरपर्सन देखना है, तो मुझे तो बिल्कुल एक गैर मुतनाज़िर और न्यूट्रल पोजीशन पे होना चाहिए। तो जब मैं उस कमेटी में शामिल हो जाऊंगी कि जो इस पर डेलिब्रेशंस कर रही है, तो फिर मेरे पास वो आएंगी, तो फिर मेरी हैसियत जो है उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। एज सच मैं ये नहीं कहती कि मुझे किसी ने फोन करके कहा कि आप, मैंने किसी को इनकार किया, मैंने उस कमेटी के इनविटेशन को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये बात वाज़ेह करना चाहती हूँ कि ये कमेटी जो है इसकी तो आईनी हैसियत एज सच कुछ नहीं है। आईनी हैसियत सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की है और जाहिर है ये वाने बाला की कमेटी है, यही बालातर है। ठीक है, उन्होंने अपनी सोच विचार के लिए वजीर आजम साहब ने कमेटी बनाई है जो शायद कोई मशवरा उनको देगी या कैसे करेगी इसका हमें इल्म नहीं। इसमें हमारी इतनी जो है इन्वॉल्वमेंट इस स्टेज पर तो नहीं है। और वैसे भी आपको पता है आशूरा के दिन है, लोग जो है वो अपने मसरूफ हैं और इस मौके पर 3 दिन, मैं समझ ज़ाती तौर पे मैं समझती हूँ 3 दिन बहुत थोड़ा वक्त है और इसको जल्दी नहीं करना चाहिए। इसको बहुत ठंडे दिल के साथ तसल्ली सोच से। विचार जो है इसको दोबारा से गौर करना चाहिए। इस कानून को अगर मैं मशवरा दूं तो वो ये है कि इसको वापस ले लेना चाहिए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया। आज आपने ये ट्वीट्स किए हैं, कुछ थ्रेड एक आपने शेयर किया है लोगों के साथ, हमारे लिए उसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी थी, इन्फॉर्मेशन भी थी कि ये कैसे ब्लॉक हुआ। तो आपने उसमें कहा अपने ट्वीट्स में कि जब आपके सामने आया और आपने पढ़ा इसको, और मेरा ख्याल है पूरी पार्लियामेंट, वज़ीर, कैबिनेट, वज़ीर आज़म, नेशनल असम्बली, इन सब में से अगर किसी ने उस बिल को पढ़ा समझा है तो आप 3 लोगों ने समझा है, आप हैं और उसके बाद ये होगा डॉक्टर अफनान साहब होगा, सादिया अब्बासी साहब होगी, ऑल द मतलब पूरे हाउस में से। आपने कहा मैंने फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो साहब को मैंने कॉल की। आपकी और बिलावल साहब के दरमियान इस मसले पे क्या गुफ्तगू हुई कि जिसके बाद आपने इसको डेफर किया? ये मैंने थ्रेड लिखा कि बहुत सी बातें ऐसे चीमगोई हो रही थी। मैंने कहा कि सब चीजें आवाम के सामने इस मौके पर जो है जैसे हुई थी उसी तरह बयान कर देनी चाहिए, उसी ऑर्डर में जैसे वो हुई। तो मैंने इसमें ये जरूर लिखा कि मैंने बिलावल साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, मैंने कॉल नहीं की। मेरी जब ये मीटिंग हो रही थी और मैंने देखा जब ये बिल को हमने स्टडी करना शुरू किया क्लॉज बाय क्लॉज मिनिस्ट्री के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, तो मुझे उस वक्त समझ आ गई और मेरे कॉलीग्स को भी और मुझे भी समझ आ गई, बाकी दीगर मेंबरान को भी, कि इसमें कुछ बहुत सीरियस मसाइल हैं। तो उस वक्त मुझे और तो यही बेहतर लगा कि मैं अपनी लीडरशिप से फौरी राब्ता करूं। मैंने उन्हें मैसेज किया और उन्होंने मुझे जवाब यही दिया कि अलबत्ता, तो देखिए हमारी जो बजट सेशंस है उसमें लेजिस्लेशन का आना जो है ना, ये जरा अनलेस कोई बहुत इमरजेंसी हो नहीं आती दूसरी लेजिस्लेशन। तो इस बात पर भी हैरत का इजहार किया और हमने, और उसके बाद मैंने उनकी हिदायत के मुताबिक कमेटी की मीटिंग को खत्म कर दिया और बिल को पास नहीं किया। अच्छा ये तो बताएं, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपसे पूछ लें। तो ये कोई बिलावल साहब को ये बात ऑफ कोर्स स्ट्राइक हुई होगी कि आपके नीचे कौमी असम्बली एक पूरा सेशन वो है, वहाँ मौजूद है, 340 अरकान है, पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी तादाद में बैठी, आपके नीचे भी वहाँ पे आपकी वहाँ पे जो IT की कमेटी है नेशनल असम्बली की, उसमें भी आपके मेंबर्स बैठे हुए हैं। तो बिलावल साहब की चीज़ स्ट्राइक नहीं की कि जो बात सेनेट में हमारे पीपल्स पार्टी सेनेटर ने पॉइंट आउट किया, रोक लिए, तो नेशनल असम्बली से कैसे पास होगी, कमेटी से कैसे पास होगी? है इस पे कोई पार्टी के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई प्रोब, एनीथिंग, कोई क्वेश्चनिंग? देखिए मुझे तो अपनी हद तक इल्म है। अब जो बिलावल साहब चेयरमैन है पार्टी के, वो जो मर्जी चाहें करें, वो इस पर अगर समझते हैं कि मुझे इल्म नहीं है अभी तक इस पर क्या
बात हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है उनकी भी जो हमारे मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, वो ये कहते हैं कि उन्हें कुछ अमेंडमेंट्स दी और वो अमेंडमेंट्स उस तरीके से इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, या जो हुई वो कम हुई। तो अगर वहां से कुछ ओवरलुक हुआ, और बाकी भी देखिए ना, एक स्टैंडिंग कमेटी भी नेशनल असेंबली की, उसमें और भी मेंबरान थे, और उधर से भी ये पास हुआ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही सेनेटर हूँ, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हूँ, मैं अपनी ज़ात में, मतलब एज सच अपनी ज़ात में तो यहाँ नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही नुमाइंदगी करती। तो हमने रोक लिया, तो वो एक जो बड़ा नुकसान हो जाता वो बच गया। मैं ये समझती हूँ कि इन दी एंड हमने इसको अच्छा, आप जब बिल आते हैं, आपके पास कमेटी के पास बिल आते हैं, तो आपका प्रोसेस क्या है इसको अप्रूव करने का? क्या आपकी पार्टी को हिदायत देती है आपको कि कौन से बिल को मंजूर करना है, कौन से को नहीं करना? मतलब आप थोड़ा सा प्रोसेस हमारे साथ शेयर करेंगी कि कैसे किया जाता है, आपकी पार्टी कैसे अप्रूवल, कैसे प्रोसेस होता है सारा? देखिए जी, बिल्कुल एक मुरवजा तरीका है, हर पार्टी में होता है। हमारी भी पार्टी में ऐसे ही है। हमारी पार्टी में जो बिल्स होते हैं उनको, गवर्नमेंट बिल्स होते हैं, वो भी जो है हमारी पार्टी की जो है कमेटी देखती है। हमारी पार्टी की कमेटी है एक लेजिस्लेटिव, जो हमारी शायद लीडरशिप से मशवरा करने के बाद उन बिल्स को मंजूर या नामंजूर करती है, देखती है कि ये किस किस्म का बिल है, ये हमारी पार्टी की पॉलिसी से मेल खाता है कि नहीं खाता। और उसके बाद ये जनरली जो गवर्नमेंट बिल्स है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, प्राइवेट मेंबर बिल्स भी इसी तरह वहां जाते हैं। हम देखते हैं कि किसी मेंबर ने कोई ऐसी चीज तो नहीं डाली जो कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। हम लोग देख लेते हैं, बिल्स को रिव्यू कर लेते हैं कि आइन की रूह से ठीक है। उसके बाद हम उन बिल्स को जो है, वो हम नहीं, वो कमेटी जो हमारी है वो उसको पास कर देती है। हमें इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं कि जी ये जो करना है। जिस कमेटी के पास वो बिल लगा है, वो पार्टी की रजामंदी से जो है बिल पास हो जाता है, बिल रिजेक्ट हो जाता है। इसी तरह ये बिल जो है, ये बिलावल भुट्टो साहब की इंटरवेंशन के बाद मैंने इसको रोक दिया। तो एक आपके लेजिस्लेटिव मेरा ख्याल है ग्रुप है, आई एम नॉट रॉन्ग, मैं चेक कर रहा हूँ, उसमें ये कादिर पटेल साहब हैं, उसमें शर्मिला फ़रूकी साहब हैं, फिर कासिम गिलानी साहब हैं, सादिक मेमन साहब हैं, शहरी रहमान साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, शहादत अवान साहब हैं, फ़रूक नायक साहब हैं, ज़मीर हुमर साहब हैं, सलीम मांडवीवाला साहब हैं। इट्स ए ह्यूज बिग कमेटी, बड़े बड़े, मतलब फ़रूक नायक साहब इज़ ए बिग मैन, कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, शहादत अवान साहब हैं, बाकी भी हैं। तो जब ये बिल कौमी असम्बली में गया, और आप इन्होंने डेफिनेटली तौर पर ये कमेटी लेजिस्लेटिव जिनके मेरे नाम पढ़े हैं, इन्होंने भी तो इसको एग्जामिन किया होगा, इन्होंने अप्रूवल दी होगी सब ने, नवीद कमर साहब, बाकी ये सारे जो नाम मैं देख रहा हूँ मैं। ये आपकी आवाज आखिरी लाइन कट गई, आप दोबारा। मैंने कहा ये जो मैंने आपको नाम पढ़े हैं आपकी कमेटी के, जो 8-10 लोग हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी है जो हर बिल उनके पास जाता है, तो इन तमाम लोगों ने भी तो पढ़ा होगा बिल को, अपनी ओपिनियन दी होगी, चेयरमैन साहब को भेजा होगा, बिलावल साहब, उसके बाद आपको हिदायत आई होगी नीचे कौमी असम्बली में, कुछ उनसे भी हुई है बातचीत कि ये आपने इसको कैसे अप्रूव कर दिया, ये कैसे चीज़ें ये कौमी असम्बली से निकल गई? देखिए, मेरी जो है, मैं इस कमेटी की मेंबर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे बताया गया है कि भाई ये बिल जो है एक इब्हाम था, और इसमें कहा गया कि जी अमेंडमेंट्स की जाएं पार्टी की लेजिस्लेटिव कमेटी ने, लेकिन वो बिल जो है उसमें उस तरह से अमेंडमेंट्स नहीं हुई जो पार्टी चाहती थी और कमेटी चाहती थी, और ये बिल किसी तरह जो है वहां से निकल गया। और अब जो है, लेकिन यहाँ आकर ये बिल रुक गया है, यही इसमें। लेकिन मैंने उनका शिजा फातिमा साहिबा जो है, ख्वाजा साहिबा वजीर जो हैं, उनको मैंने खुद सुना है शाहजेब खान साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जनाब कि हमने नवीद कमर साहब से सारी कंसल्टेशन की थी, नवीद कमर साहब का गो अहेड हमारे पास था, हमने उनके मशवरे से, मुशावरा से सारी चीज़ें की, उनका रिकॉर्ड पे नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये क्या, अगर ये सारी उन्होंने अमेंडमेंट डाली थी आपके लेजिस्लेटिव ग्रुप ने, और उनको रिफ्लेक्ट नहीं किया गया आखिरी फाइनल बिल में जो कौमी असम्बली के सामने पेश हुआ, इट्स ए ह्यूज ब्रीच। ये तो मतलब ये तो धोखा हुआ, ये तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल ऐनी बहुत बड़ा धोखा है। अगर आपकी पार्टी ये कह रही है कि हमने कुछ बताया था और कौमी असम्बली कुछ और पास करा दिया कि नंबर 1। दूसरा, जब ये फाइनल बिल पेश होता है वहां पे, ये क्लास बाई क्लास चलता है, उस वक्त आपकी एमएनएस पार्टी के लोग नहीं सुन रहे थे ये क्या चीज आ रही है, जिन्होंने क्लियर किया हुआ था वो तो बैठे हुए थे हाउस में, उन्होंने बिल को नहीं पढ़ा। ये तो क्लास बाई क्लास होता है वहां पे कौमी असम्बली में अप्रूवल इसकी। लगता ऐसे ही है कि वहां कोई भूल चूक हो गई है, मैं इस पर, लेकिन बहरहाल नवीद कमर साहब ने भी जहां तक मुझे पता है अमेंडमेंट्स कही थी। अब ये चूंकि मैं उसकी मेंबर नहीं, इसलिए मैं ये नहीं जानती कि शहजाद साहिबा को कौन सी अमेंडमेंट्स उन्होंने दी थी और कौन सी इनकॉर्पोरेट हुई और नहीं हुई।
लेकिन जहां तक मुझे पता है उस तरीके से वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई और ये भूल चूक से बिल पास हो गया। बहरहाल इस बिल आप को उनसे पाकिस्तान पीपल्स ओरिजिनल पार्टी बिल ने तो ही मंगवाएं। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप भी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है, उनसे ओरिजिनल बिल तो मंगवाएं जो कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिस पे आप लोगों ने अपनी तरमीमें दी। उसमें क्या था वो तो पता चले इसमें कि जिस पे आपकी पार्टी, मतलब उन तरमीमों के बाद भी अगर ये चीज़ें आ गई हैं तो कौन सी चीज़ें थी जो निकाली गई, अभी कुछ डिजास्टर बच गई थी, वो तो मंगवाना चाहिए आपकी कमेटी को। मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कौन सा पहला बिल था जो वहाँ पेश किया गया है। ये मैं कोशिश करूंगी जी मंगवाऊं, और अगर मुझे मिल गया तो मैं इसको जरूर आपसे भी शेयर करूंगी कि ऐसी कौन सी चीजें थी जो निकाल दी गई और कौन सी थी जो नहीं जो है इसमें इनकॉर्पोरेट की गई। ये मैं जरूर इसका जो है खोज निकालने की कोशिश अच्छा, करूंगी कि मुझे पता लास्टली आज शहरी रहमान साहब ने बड़ा एक बड़ा सख्त ट्वीट किया, पावरफुल, इसी बिल पे। उनका कहना था बिल्कुल जी नो वे, वो कहते हैं ओवर आवर डेड बॉडी, हम इसको बिल की मुखालफत में खड़े हुए हैं, हम इसको बिल्कुल पास नहीं होने देंगे इस शक्ल में उसमें। तो अब आपकी पार्टी पे या आप लोगों पे बिलीव किया जाए कि या फिर कोई ओवरलुक हो जाएगी, फिर कोई कहेंगे भूल चूक होगी। शहरी साहब ने तो बड़ा सख्त आज स्टैंड लिया है उन्होंने इस बिल पे। देखिए जी ये बिल अभी मेरी स्टैंडिंग कमेटी में है, हमने इसको पास नहीं होने दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उस दिन, मैंने और मेरे कॉलीग्स ने इस बिल को रोक दिया। गो के उस वक्त हमारी यही अंडरस्टैंडिंग थी और हमें यही जो है बताया गया था कि ये बिल रेडी टू पास है, लेकिन हमने इसको रोक दिया। तो लिहाजा अब आइंदा भी अब ये बिल इस कदर कंट्रोवर्शियल हो गया और पूरे पाकिस्तान की नजर इस बिल पर है, तो हम पाकिस्तान के जो है मफादात का सौदा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन, आप या आपके जो कुलीग हैं, डॉक्टर अफनान साहब हैं, साथ में सादिया अब्बासी साहब हैं, दोनों नवाज लीग के सेनेटर हैं, आपकी तो चलो हमें समझ आ गया आपकी पार्टी आपके पीछे खड़ी होगी, उन बेचारों पे कोई दबाव तो नहीं आया कि भाई साहब आपने क्या रोले डाल दिए, कोई आपकी खबर इतला कि हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हुकूमत के लिए तो बड़ी एम्बेरसमेंट हुई, बिल रोकना पड़ गया। देखिए दबाव होता तो वो पहले ही जो है वो इस पर शोर ना करते, लेकिन उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा हो गया है कि एक बड़े डिजास्टर से बच गया है। उनके लिए भी एक पॉलिटिकल जो है ये एम्बेरसमेंट ही है, तो लिहाजा वो काम नहीं हुआ जिसके लिए हमें कह दिया गया था कि आप इसको पास कर दें, तो हमने इसको रोक दिया। आपको किसने कहा था ये पास कर दिया जाए? वैसे ये आर्डर्स किसके थे कि पास कर लिया जाए? ये किसने के ये हिदायत पास की थी? हमारा मुरव्वजा तरीका है, हमें हमारी पार्लिमानी लीडर की तरफ से हिदायत होती हैं और जो हम उसके मुताबिक काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने दिमाग का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं और हम हर चीज को पास करने से पहले जरूर उसकी आपके सेनेट में पार्लियामानी लीडर कौन है? आपका सेनेट में, ये सेनेट में पार्लियामानी लीडर कौन है जहां से ये हिदायत आपका ख्याल है ये कमेटी मेंबरान को जाती हैं? खलासा साहब, आपको पता है हमारी पार्लियामानी पार्टी की लीडर मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा हैं और चीफ विप मोहतरम सलीम मांडवीवाला साहब। तो उनकी तरफ से हिदायत थी कि इस बिल को पास करना है? ये एक तरीका है मुरव्वजा, और हमें पार्लियामानी लीडर जो हिदायत करते हैं हम उसको पाबंद होते हैं कि उस तरीके से हम एक्ट करें, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी करते हैं कि हमें ये नहीं है वो कहते कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें, तो हम अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं। और उसके नहीं, आपको शहरी रहमान साहिबा की तरफ से हिदायत थी कि ये करना है, इसको पास करना है पार्लियामानी लीडर की? जी हिदायत तो थी मुझे, मिनिस्टर ने भी, मुझे 2 दिन का वक्त हाउस ने बाउंड किया था 2 दिन के लिए, तो लेकिन भी इन्हीं हिदायत का हिस्सा होता है कि हम देखें, हम सेनेटर्स हैं, हम कोई बच्चे तो हैं नहीं है, हम छोटे दूध पीते बच्चे नहीं है कि हमारे सामने कुछ आए और हम उसको, ये हमारा अपना फर्ज है फिर एज पार्लियामेंटेरियंस कि हम देखें कि क्या चीज है, हम उसको पढ़ें समझें और ब्लाइंडली उसको पास ना करें। तो हमने उसको पढ़ा समझा, उसमें हमें नजर आया कि खतरनाक मवाद है, तो मैंने अपने पार्टी लीडर जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को उसी वक्त जो बात की और इत्तेफाक से उसी वक्त मुझे उनका जवाब आया और उसी वक्त मैंने बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सेनेटर पलवशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बात करी थी टेलीकॉम बिल के मुतनाज़र बिल के हवाले से, जिस पर आपने देखा कि अब जो है वो वजीर आज़म ने 11 रुकनी कमेटी जो है वो बना दी है, जिनको कहा है कि 3 दिन में जो है वो रिपोर्ट पेश करे इस बिल के हवाले से। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी।